अस्सलाम वालेकुम। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़रा लंबा भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी उतना ही है, द फॉरेस्ट। और ये मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूँ कि हम इस वक्त देख रहे हैं कि लैंडस्केप जो होता है उसकी उसके अंदर क्या एलिमेंट्स होते हैं जिसकी बेस पे आप उसको खूबसूरत या कम खूबसूरत कह सकते हो। और ये जो हमारे 4 लेसन्स हैं ये एलन कार्लसन एक एनवायरमेंटल एस्थेटिशियन हैं जो एनवायरनमेंट की खूबसूरती के बारे में फ़िलोसॉफ़िकल उनके जो किताबें हैं वो पब्लिश हुई हैं, उनकी एक किताब में से ये चारों लेसन्स हमने उस पे बेस किए हुए हैं। ये उन्हीं के अल्फाज़ हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ज़रा देख लेते हैं फॉरेस्ट के बारे में वो क्या कहते हैं। अ फॉरेस्ट टुडे इज़ यस्टरडे बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू टुमारो। यानी आप फॉरेस्ट को समझ लें कि ऐसी बात है कि जैसे गुज़रा हुआ कल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अगले आने वाले कल में जिस तरीके से चेंज हो रहा है, आज की तारीख में आप उसको देख रहे हो। ये चीज़ बाकी सब चीज़ों के बारे में भी दुरुस्त है कि सब चीज़ें कल भी थीं और कल होंगी भी और आप उनको आज देख रहे होते हो, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफ़ॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी आपको फ़ॉरेस्ट में नज़र आती है। अब आपको नज़र आ रहा है कि आज की तारीख में भी ऐसे ही था, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली कुछ 30 साल पहले भी ऐसे ही था और शायद अगले 30 साल भी ऐसे ही हो। वी डू नो द वर्ड बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, स्फेयर गोल चीज़ और बायो जो बायोलॉजी से निकला हुआ है, इसके मिला के एक टर्म बनी हुई है बायोस्फेयर। ज़रा देखते हैं। बायोस्फेयर का मतलब समझें कि एक पूरी जो कायनात नॉट कायनात, पूरी की पूरी जो ज़मीन है उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसमें कीड़े भी हैं, जानवर भी हैं, फंगाई भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी हैं, एल्गी भी है, प्लांट्स भी हैं और पानी और हवा और सूरज, ये सारी एलिमेंट्स हैं, ये मिल के जो समझें कि लाइफ फॉर्म्स बनाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ये प्रॉब्ली इसकी हेल्प करती है, ये इसकी हेल्प करती है, मतलब ये आपस में इनके ताल्लुकात हैं। एक दूसरे की वजह से ये परवरिश पाते हैं। और ये देखें, ये वायरसेस भी हैं, मैं बताना भूल गई, ये जो लाल वाला पार्ट है ये वॉल्यूम वाइज ये वायरसेस हैं। तो ये तमाम लाइफ फॉर्म्स जो कि कॉम्प्लेक्सिटी में है, जब ये मिल के किसी एक जगह पे होंगे तो उस जगह को आप कहेंगे बायोस्फीयर, जैसे हमारी ज़मीन बायोस्फीयर है। लेकिन बायोस्फीयर बिल्कुल सबसे बड़ा यूनिट होता है। इसकी डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं इन मतलब जानवरों और परिंदों के लिहाज से। अब अगर इस जानवर के लिहाज से देखें तो सबसे छोटी डिवीज़न होती है इंडिविजुअल, यानी एक जानवर। और फिर कहते हैं पॉपुलेशन, कि इस जानवर की कितनी पॉपुलेशन है वो समझे एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, लेकिन वो इसी जानवर की पॉपुलेशन होती है, उसमें कोई और जानवर नहीं होता। फिर कम्युनिटी होती है कि कम्युनिटी में एक ये वाला जानवर है, लेकिन इससे रिलेटेड उसी हैबिटेट में जो दूसरे जानवर भी हैं उनको भी मिला के आप कहते हो कम्युनिटी। जैसे हमारा मोहल्ला, जिस तरह कहते हैं कि मोहल्ले में एक ही फैमिली नहीं होती, और भी बहुत सी होती हैं, लोग आते जाते हैं, काम करते हैं, यानी वो कम्युनिटी बन गई। उस कम्युनिटी को भी थोड़ा बड़ा करें तो वो इकोसिस्टम बन जाता है, यानी एक ऐसी इकोलॉजी जिसमें पानी, हवा और उससे दूसरे जानवर भी, पूरा बड़ा सर्कल जिसमें बहुत हज़ारों जानवर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर उसको भी थोड़ा बड़ा करें, यानी समझें कि एक बड़े से जंगल के यूनिट में चले जाएँ, यानी इकोसिस्टम थोड़ा छोटा है, लेकिन अगर एक बड़ा जंगल ले लें, काफ़ी बड़ा सा एरिया, तो उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, तो इसको कहोगे आप बायोम। और बायोम्स भी, यानी जंगल भी तो बहुत तरह के हैं, जब आप और सिर्फ जंगल की बात नहीं हो रही, और भी बायोम्स हैं, वो उन सबको जब आप मिलाएंगे तो बायोस्फीयर बनता है, यानी एक बड़ा सा पूरा का पूरा एक प्लैनेट। तो ज़मीन को कहते हैं बायोस्फीयर। ये सिर्फ यूनिट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको इस सारी चीज़ के तमाम तर जो सबूत हैं, अगर किसी एक जगह में आप तलाश करना चाहें तो वो है जंगल, फॉरेस्ट। इसी तरह आप इस में भी देख सकते हैं इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, पूरा का पूरा एक जंगल का एक सिस्टम, फिर और सारे जंगलों के सारे सिस्टम्स, और इंसान भी, हवा भी, सूरज भी आप डालें तो बायोस्फीयर के, यानी पूरा का पूरी चीज़ के। देखिए, सूरज की वजह से पानी फॉर्म्स चेंज करता है, सूरज की वजह से सारी चीज़ होती है। तो जब पूरे यूनिट को, यानी पूरा का पूरा सिस्टम जिसकी वजह से ज़िंदगी है मौजूद, उसको आप बायोस्फीयर कहते हैं। बायोम होता है अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट ऑफ टंड्रा। जैसे टंड्रा एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एक जगह है, समझे कि उसके फॉरेस्ट जो है।
अब फॉरेस्ट जगह-जगह है कि आपके अफ्रीका में कुछ फॉरेस्ट होंगे, रेन फॉरेस्ट कुछ और होंगे, कहीं और कोई फॉरेस्ट होंगे, तो उसको आप एक बायोम, एक यूनिट समझोगे और एक लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी कि कुदरती तौर पे वो कम्युनिटी है, मैन मेड नहीं है। जैसे हमारे शहर जो हैं न्यूयॉर्क, लाहौर, कराची, ये सारे मैन मेड हैं। लेकिन ऐसी जगह जो कि कुदरती तौर पे ऐसी कम्युनिटी हो जिसमें फूल पौधे भी हों और जानवर भी हों, यानी जानवर और फूल पौधे और जरासीम उन सब का जो एक मेजर हैबिटेट है, एक सिस्टम है, छोटा सा उसको कहेंगे बायोम, यानी जैसे फॉरेस्ट ऑफ टंड्रा। अब वी डोंट नो द वर्ड बायोस्फीयर, जैसे मैंने पहले बताया कि बायोस्फीयर की तो समझ हमें है, बट ओनली फॉरेस्ट गिव अस रियल एग्जांपल ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब पीछे मैंने बताया कि फॉरेस्ट टेक्निकली बायोम है, कि एक छोटा सिस्टम है, क्योंकि फॉरेस्ट 20-25 तरह के दुनिया में है। लेकिन वो बायोस्फीयर का जिक्र यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि सिर्फ फॉरेस्ट ही है जो कि आपको, अगर उस फॉरेस्ट में जाएँ तो आपको रियल एग्जांपल ऑफ इट्स एलिमेंट्स के बायोस्फीयर के बायो, यानी पूरी ज़मीन के सिस्टम के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो आपको अगर एक जगह पे तलाश करने हो तो सिर्फ आपको फॉरेस्ट में ही मिलेंगे। क्योंकि फॉरेस्ट इतना बड़ा है और सीधी-सी बात है, फॉरेस्ट वहीं पे होगा जहाँ पे पानी और सूरज की सही मिकदार होगी, जहाँ टेम्परेचर वगैरह मुनासिब होंगे, तो फिर वहाँ लाइफ फॉर्म्स डेवलप होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं और वो बढ़ोतरी उनकी होती जाती है और वो हेल्दी भी होती हैं, बेहतर होती हैं, क्योंकि उनको उनकी मतलब के सारे सिस्टम्स मिल रहे होते हैं। तो समझें कि बायोस्फीयर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप सिर्फ किसी घने फॉरेस्ट में चले जाएँ, तो आपको उसके सारे एलिमेंट्स मिल जाएँगे। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं? ये नंबर 1 खूबसूरती है फ़ॉरेस्ट की। अब फ़ॉरेस्ट के मुकाबले में दूसरी चीज़ें क्या हैं? मतलब सहरा होगा, समुंदर होगा। अब समुंदर में सिर्फ़ आपको पानी की चीज़ें मिलेंगी, आपको खुशकी की चीज़ें नहीं मिलेंगी। जो सहरा है उसमें पूरी तरीके से हर किस्म के पौधे और प्लांट्स नहीं चल रहे होते, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हर तरह की जो है लाइफ़ फ़ॉर्म वहाँ पे नहीं चलती। इसलिए सिर्फ फॉरेस्ट ही है जिसमें आपको बायोस्फीयर के सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। फॉरेस्ट की सबसे बड़ी खूबी या खूबसूरती है। अब ये एलिमेंट्स देख लें। द हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स, यानी पानी के चलने के जो साइकिल्स होते हैं कि बारिश हुई, पानी नदियों में, दरियाओं में आया, ज़मीन में गया और पौधों ने उसको, जानवरों ने उसको खाया पिया, हज़म किया, फिर सन की वज़ह से इवेपोरेशन हुई, मॉइस्चर जो था और पानी जो था फिर उड़ा, फिर बादल में गया, फिर बारिश हुई, फिर यानी ये जो साइकिल पानी का है, चलें इसी में देख लेते हैं। वाटर साइकिल इसी को कहते हैं कि ग्राउंड वाटर के मतलब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि बारिश से पहाड़ों पे आया पानी, ऊपर से भी नीचे आता है, लेकिन ज़मीन के अंदर भी पानी ट्रैवल करता है। ज़मीन के अंदर से भी वो ओशन में जाता है, ज़मीन के ऊपर से भी ओशंस में जाता है और फिर वो उड़ा है और फिर वो बादलों की शक्ल में गया और जगह-जगह उसने ज़मीन पे ट्रैवल किया, क्योंकि बादल हवाओं के साथ चलते हैं। फिर वो किसी न किसी जगह पे ज़मीन पे आए, यानी इसको आप साइकिल कहते हैं। बीच में भी ये चीज़ें देखें, इवेपोरेशन और जानवर जो खाते-पीते पानी है वो निकालते हैं। देयर आर सो मेनी वेज़। फिर दूसरी बात ये है कि कभी पहाड़ों पे गिरता है, कभी ज़मीन पे गिरता है, कभी डायरेक्ट पानी में गिरता है, यानी जो वाटर साइकिल है वो भी अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स, यानी साइकिल्स उसने कहा, एक साइकिल नहीं कहा, कई साइकिल कहा है, क्योंकि उसको पता है कि पानी तरीके-तरीके से ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। तो ये आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे। फोटोसिंथेसिस, यानी सूरज की रोशनी से पत्तों के ज़रिए जो पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, वो उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के भी जितने भी टाइप्स हैं वो आपको फॉरेस्ट में मिलेंगे। ना आपको समुद्र में मिलेंगे, ना आपको सहरा में मिलेंगे। सॉइल फर्टिलिटीज़ के, ज़मीन जिस तरह ज़रख़ेज़ होती है कि जो ज़िंदा मादे होते हैं वो मरने के बाद ज़मीन में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं, उसमें घुल जाते हैं, फिर वहीं से फर्टिलिटी यानी खादें बनती हैं। अब सॉइल फर्टिलिटीज़ कहा है उसने, फर्टिलिटी नहीं कहा। एक तरह की खाद नहीं होती, तरह-तरह की खादें और फर्टिलिटीज़ होती हैं फ़ॉरेस्ट में। अब वो तमाम तरह की आपको मिल जाएँगी फ़ॉरेस्ट में। फिर फूड चेन्स होती हैं कि कौन-सा जानवर किसी और जानवर को या किसी और पौधे को खा के ज़िंदा रहता है। ये फूड चेन भी देखें, चेन नहीं लिखी उसने, चेन्स लिखी हैं, क्योंकि फूड चेन्स भी बड़ी तरह-तरह की हैं। क्योंकि छिपकलियाँ जो खाती हैं
हिरन तो वो नहीं खाते, जो हिरन खाते हैं वो कॉकरोचेस नहीं खाते, जो कॉकरोचेस खाएँगे वो समझें कि तितलियाँ नहीं खाती, यानी हर जानवर की अपने-अपने रिलेटेड जानवर और पौधे होते हैं जिनसे वो खुराक लेके खाते हैं। अब हम कैक्टस पे ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन बहुत सारे जानवर होते हैं जो कैक्टस पे ज़िंदा रहेंगे, यानी कैक्टस की फूड चेन अलग है और हम इंसानों की फूड चेन अलग है। फिर जेनेटिक कोड्स के किस तरीके से हर जानदार, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो पौधे हों या जानवर हों, उनका अपने जेनेटिक्स के सिस्टम्स हैं पीछे। कई दफ़ा कुछ एक्सीडेंट्स या जानबूझ के कुदरत की तरफ से आपकी जीन्स के में चेंज आती है। जेनेटिक कोड वो चीज़ होती है कि समझें जो आपका एक नुस्ख़ा लिखा हुआ है, आपका एक फ़ॉर्मूला है जो आपकी बॉडी में पैदाइश से चलता जाता है। उसी नमूने के ऊपर आपके सेल्स बनते हैं, सेल्स की डिवीज़न वैसे ही होती है, आपका ब्लड टाइप वैसे ही होता है, आपका बढ़ोतरी वैसे ही होती है, आपकी स्किन का हर चीज़ का कलर वैसे ही होता है, यानी जेनेटिक कोड जो होता है वो बताता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। तो जेनेटिक कोड भी उसने कोड एक नहीं कहा, कोड्स कहा है, हज़ारों तरह के जेनेटिक कोड्स होंगे जो कि मेजॉरिटी उनकी आपको मिल जाएगी फ़ॉरेस्ट में। रिप्रोडक्शन एंड सक्सेशन कि किस तरह जानवर पलते-बढ़ते हैं और दोबारा सक्सेशन आप ये कह दें कि जैसे बहुत सारी जगहों पे जानवरों के रेवड़ होते हैं जिसमें कोई एक बादशाह होता है या कोई एक लीडर होता है। तो एक तो ये कि जानवरों की पैदाइश, बूढ़े होके मरना, फिर दूसरे पैदा होना, फिर दूसरे पैदा होना, तो रिप्रोडक्शन के सिस्टम्स और फिर सक्सेशन के भी सिस्टम्स कि किस तरह सीखी हुई चीज़ें भी नीचे जाती हैं, किस तरह क्लैन्स बनते हैं, किस तरह वो ख़ास पॉपुलेशन मसलन चूंटियों की पॉपुलेशन, मसलन मक्खियों की पॉपुलेशन, बंदरों की पॉपुलेशन, ये सारी पॉपुलेशन में सिस्टम्स भी तरह-तरह के ऊपर से नीचे आते हैं। अब ये इतनी ज़्यादा चीज़ें जो कि सिर्फ़ एक चीज़ कि कोई बड़ा मेजर घना फ़ॉरेस्ट, उसमें आपको कुदरत की तमाम चीज़ें मिल जाएँगी। इसीलिए फ़ॉरेस्ट में तहकीकें भी बहुत ज़्यादा होती हैं और अक्सर वहाँ पे जिसको कहते हैं ना अड्डे डाल के बैठे होते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होता है कि वो कोई एक चीज़ मिसाल के तौर पे फूड चेन्स अगर कोई स्टडी कर रहा है तो उसके साथ उसको और भी बहुत सारी चीज़ों की एविडेंस मिलती है, क्योंकि वहाँ एविडेंस ही एविडेंस है। तो ये इसकी सबसे पहली खूबसूरती है कि जिस कदर रिच इन्फॉर्मेशन फ़ॉरेस्ट में है वो किसी और किस्म के बायोम में नहीं है। दूसरी खूबी क्या है? दूसरी खूबी ये है, ऑल्दो वी मे नॉट लाइक द थॉट बट ऑल दीज़ एलिमेंट्स वर इन प्लेस लॉन्ग बिफोर ह्यूमन्स अराइव्ड। दूसरी खूबसूरती फ़ॉरेस्ट की ये है, जो कि हमें नहीं पसंद आएगी क्योंकि हम समझते हैं कि हम ही सेंटर ऑफ़ यूनिवर्स हैं। हम नहीं होंगे तो किसी चीज़ को नहीं होना चाहिए। बात ये है कि जो फ़ॉरेस्ट थे वो हमारी पैदाइश से बहुत पहले से मौजूद थे। यानी हमने सीखना है, हम डिपेंडेंट हैं फ़ॉरेस्ट के ऊपर, फ़ॉरेस्ट हम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब भी आप किसी मेजर पुराने फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप असल में अपने अपने से पहले के सिस्टम्स देख रहे हैं जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है। नंबर 3 प्यारी बात खूबी एक और जो फॉरेस्ट की है वो क्या है? वी कंसिडर एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी एज अ वेरी ह्यूमन ट्रेट, बट थिंग्स ऑफ ब्यूटी लाइक फॉरेस्ट बायोम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अस बीइंग हियर टू वॉच इट। एक तो पहले मैंने बताया कि आप इंसानों से बहुत पहले के हैं फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को आप सिस्टम समझें सर्वाइवल का और बढ़ोतरी का। वो सिस्टम हमारे आने से बहुत पहले था और बहुत परफेक्ट था। लेकिन उसके साथ-साथ वो खूबसूरत भी बहुत है। फॉरेस्ट में खूबसूरतियाँ मतलब आप अगर किसी पुराने घने जो 400-500 साल पुराना फॉरेस्ट हो, उधर चले जाएँ तो आपको तो इतनी चीज़ें खूबसूरत नज़र आती हैं कि आप थक जाएँगे, लेकिन उसकी चीज़ें अभी 10% भी आपको नज़र नहीं आएँगी, नहीं नहीं आई होंगी। तो फ़ॉरेस्ट में जो खूबसूरती की चीज़ें, जो फ़ॉरेस्ट जैसे बायोम्स में खूबसूरती की चीज़ें हैं, वो अपनी जगह खूबसूरत हैं, चाहे कोई उनको आके देखे या ना देखे। जिसको कहते हैं ना वो बेनियाज़ हैं वो खूबसूरत चीज़ें हमारी एग्ज़िस्टेंस से। आपकी मर्ज़ी है, आप जाके फ़ॉरेस्ट में जाके देख आएँ, उसको खूबसूरती को कैप्चर कर लें, फ़ोटोग्राफ़ी कर लें उसकी, कुछ भी कर लें, लेकिन वो खूबसूरती आँखों की मोहताज नहीं है, वो वहीं की वहीं मौजूद है। तो ये समझें कि ये बेनियाज़ी भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है और हमारा शुक्र है कि उसमें कोई हाथ नहीं है, वरना हम उसको भी तबाह कर देते, वैसे हम तबाह कर ही रहे हैं। तो ये इसकी तीसरी खूबी है जिसकी वजह से हमें फ़ॉरेस्ट की इज़्ज़त करनी चाहिए। मैं कम से कम ये मेरा ये मानना है, क्योंकि हम हों या ना हों वो तो खूबसूरत है ही है। अब आपने ये जगह नहीं देखी होगी, मैंने भी नहीं देखी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे
करोड़ों ऐसे व्यूज़ होंगे जो कि अभी एक्सप्लोरर्स ने भी नहीं देखे होंगे, कि अभी फॉरेस्ट आपको हैरान करने के लिए बहुत चीज़ें रखता है। Humans evolved out of forest and the savanna. The tree studded but still relatively open to view landscape. अब आ जाते हैं कि इंसान कब आए। इंसान दरख्तों से नीचे आए थे। इंसान जो थे वो फॉरेस्ट में पहले थे, और फॉरेस्ट से ज़्यादा एक और तरह का फॉरेस्ट होता है, घने फॉरेस्ट से ज़्यादा सवैना कहते हैं। ऐसा फॉरेस्ट जो कि जिसमें दरख्त थे काफ़ी सारे, लेकिन फिर भी वो थोड़ा मैदानी था। यानी इतना जिसको कहते हैं रेन फॉरेस्ट नहीं था, थोड़ा-सा मैदानी टाइप का था, जिसमें एविडेंस जितनी भी इस चीज़ की मिली है कि एप से इंसान तक का जो सफ़र है, कि जिसमें इंसान कंप्लीट होमो सेपियन के तौर पे डेवलप हुआ, वो सवाना टाइप के फॉरेस्ट में हुआ। लेकिन ये बात सच है कि हम फॉरेस्ट में रहते थे, अपने होमो सेपियन बनने से पहले हम वहाँ से निकले। इसको सवाना कहते हैं, कि जिसमें घास बहुत है, मतलब मवेशियों के चरने की बहुत चीज़ है। मवेशी तो ख़ैर अब हम कहते हैं उन चीज़ों को, उन जानवरों को जिनको हमने पाला होता है। लेकिन ऐसे जानवर भी जो घास पे पलते हैं, उसके लिए घास भी बहुत है, दरख्त भी बहुत है, पहाड़ भी हैं, पानी भी है, लेकिन ये घना जंगल नहीं है। इसको, इस टाइप के जंगल को, फ़ॉरेस्ट को आप कहोगे सवाना। यहाँ से हमारी होमो सेपियंस की इब्तिदा हुई थी। चौथे नंबर की खूबसूरती ये है, आवर इंसेस्टर्स हैड डिसेंडेड फ्रॉम द ट्रीज एंड गेन अपराइट पॉस्चर। कि वही बात कि दरख्तों पे, अब जैसे बंदर या बाकी चीज़ें थी, उनका असल ठिकाना दरख्तों, तरह तरह के दरख्तों के ऊपर था। पहली दफ़ा जो इंसान नीचे चल के दो टांगों पे चलना शुरू किया है और खड़ा हुआ है, यानी कमर सीधी करके जो खड़ा हुआ है, वो सवाना में ही खड़ा हुआ है, जंगल से ही निकल के खड़ा हुआ है। दैट्स वाई वी हैव दिस एवोल्यूशनरी बॉन्ड विद द फॉरेस्ट। अब एवोल्यूशनरी साइंस जो है, एवोल्यूशनरी साइकेट्री, हर दुनियावी साइंस का जो एवोल्यूशनरी एंगल है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम चाहें भी तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे ज़हन में बहुत सारी आदतें, बातें, बिलीव्स, यकीन ऐसे होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आती कि वो क्यों हैं। ना हमारे माँ-बाप ने सिखाए, ना दादा ने सिखाए, ना हमने किताबों में पढ़ा, ना हमें वो पसंद है। लेकिन फिर भी वो हमारे अंदर वो चीज़ें, आदतें, पसंद नापसंद मौजूद है। तो जो एवोल्यूशनरी साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने ये तहकीक करके बताया, और मुसलसल बताते जा रहे हैं, बहुत सारी एविडेंस है कि बहुत सी आदतें हमें पिछली कई सौों जनरेशन से, हज़ारों जनरेशन से, हमें उस ज़माने की आदतें हमारे अंदर रह गई हैं, जिस ज़माने में हम होमो सेपियन बन रहे थे। तो अगर ये माने कि बहुत, शायद करोड़ साल तक दरख्त हमारा घर थे, तो जो दरख्तों के साथ एक हमारी एक फ़ैमिलियरिटी है, जो हमारी एक मोहब्बत है। मुझे नहीं पता कि जितने लोग लेक्चर सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको फ़ॉरेस्ट पसंद नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि फ़ॉरेस्ट अगर आपको पसंद है, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज़ हमारे अंदर एवोल्यूशनरी वक़्त से, कोई हमारा नाता जो है वो फ़ॉरेस्ट के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से हमें ना भी कोई बताए तो हमें फ़ॉरेस्ट का आइडिया पसंद आता है। ये इसकी फ़ॉरेस्ट की चौथी खूबसूरती है, कि वो हमारे लिए खूबसूरत है, तब भी जब हमें पता नहीं कि वो हमारे लिए क्यों खूबसूरत है। ये जो है रिप्रोडक्शन ऐसे बनी हुई कि जब होमो सेपियन, जब हम सीधे हुए, हमारे बाल कम हुए, हमारे फीचर्स बेहतर हुए, ये हैं होमो सेपियंस के पहले जो नमूने, वो ये होंगे। तो ये जो चीज़ हुई थी, ये जंगल में ही, ऐसे जंगल में हुई थी जिसमें नीचे घास-वास भी, और चलने-फिरने की जगह भी, और रोशनी और पानी भी था। 5वीं खूबी क्या है? 5वीं खूबसूरत बात ये है, एन अनटच्ड फॉरेस्ट इज़ लाइक अ हिस्टोरिकल म्यूज़ियम। ये मेरी ज़ाती सबसे बड़ी खूबसूरती है जंगल की। अगर कोई ऐसा जंगल हो, जिसमें इंसान का आना-जाना बहुत कम हो, तो वो समझें कि एक हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है, एक अजायब घर है। लेकिन ऐसा अजायब घर है, बट द काइंड ऑफ म्यूज़ियम दैट एक्ज़िबिट्स स्टिल लिविंग ऑब थिंग्स फ्रॉम एंशिएंट पास्ट। अजायब घर में क्या होता है? पुराने ज़माने, कदीम ज़माने की चीज़ें उन्होंने सँभाल के रखी होती हैं, ताकि आज भी उनको देखा जा सके। पुराना फ़ॉरेस्ट भी ऐसे ही करता है, कि पुराने ज़माने के, बहुत पुराने-पुराने जो दरख़्त हैं, वो उसने सँभाल के आज भी रखे होते हैं, ताकि हम देख लें। लेकिन फ़र्क ये है कि वो उनमें से बहुत से दरख़्त ज़िंदा हैं। ये ज़ाती तौर पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ था, कि जब एक नॉर्मल जंगल में से गुज़रते हुए गाड़ी में एकदम से
एक बहुत कदीम जंगल जिसके अक्सर दरख्त जो थे वो हज़ार-हज़ार साल पुराने थे, उसमें हम एंटर हुए और मुझे बिल्कुल मुझे पता नहीं था इस चीज़ का, लेकिन मेरे ज़हन में बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी टाइम मशीन में से गुज़री हूँ और कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। कुछ स्विच टर्न ऑन हो गया है और फिर कोई कुछ किलोमीटर तक 4-5 किलोमीटर तक वो चलता रहा और उसके बाद स्विच टर्न ऑफ हो गया। बाद में जब मुझे पता चला कि वो क्या चीज़ थी तो फिर मुझे पता चला कि वहाँ मैं उन दरख्तों में थी जो कि इतने मोटे, इतने बड़े थे कि उनमें से अक्सर की उम्र जो थी वो 800, 900, 1000 साल से ज़्यादा थी। तो मुझे इस चीज़ का यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी चीज़ों के अंदर से होके आई हूँ, जो कि ज़िंदा हैं और उनकी उम्र 1000 साल है। तो जो अनटच्ड फ़ॉरेस्ट है और बहुत से फ़ॉरेस्ट हैं अभी शुक्र है दुनिया में, जिसमें इंसान ने अभी तबाही नहीं मचाई, तो अनटच्ड फ़ॉरेस्ट इज़ लाइक अ म्यूज़ियम, हिस्टोरिकल म्यूज़ियम लेकिन सिर्फ़ वो फ़र्क ये है कि वो ज़िंदा चीज़ों का म्यूज़ियम है। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत अब ये काई हो सकता है ये काई और ये जो नए छोटे पौधे हैं उनकी उम्रें कम हैं, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें पिछले महीने, पिछले साल, 2 साल पहले पैदा हुई होंगी। लेकिन ये दरख़्त यहाँ पे अ, सौओं सालों से मौजूद है और तकरीबन उतनी ही पुरानी चीज़ें हम उठा के म्यूज़ियम में रखते हैं। पिछले साल पिछली सदी की भी रखते हैं, 5000 साल पुरानी भी रखते हैं, 10,000 साल पुरानी भी रखते हैं। तो जंगल भी आपको ऐसी अपॉर्च्युनिटी देता है कि ज़िंदा चीज़ों का अजायब घर पुराने जंगल होते हैं, नए जंगल नहीं, पुराने जंगल। Whenever we go to some jungle or forest, we see it like the untouched landscape, like a pure thing, forest and like the original landscape. um, जब भी कभी मुझे नहीं पता आप में से कितनों को मौका मिला है लेकिन जब भी कभी आप सचमुच के घने फॉरेस्ट में जाएं या उसके करीब से निकलें तो हमें लगता है कि वो खालिस है, हमें लगता है कि वो प्योर है और हमें लगता है कि जो ओरिजिनल अर्थ थी, यानी हम अब समझते हैं कि हमने अर्थ की तबाही फेर दी है, जो कि सच भी है काफ़ी हद तक। तो लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा ज़मीन पे जगह होगी जिसको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है, यानी बिल्कुल अनटच्ड है, जैसे अल्लाह ने दी थी वैसा ही है। तो अक्सर आपको घने जंगल में जाके ऐसी जगह मिलती है। आप देवसाई चले जाएँ, आप फेरी मेडोज़ चले जाएँ, उन जगहों पे चले जाएँ बेस कैंप जो है उसका ब्याल वग़ैरह किट किटू का नागा पर्वत का बेस कैंप, इन जगहों पे अगर आप चले जाएँ तो आपको ऐसी जगह नज़र आती हैं कि आप कहते हो कि ये ऐसी ही होगी जैसे अल्लाह ने ज़मीन बनाई थी, यानी अनटच्ड है। अक्सर ऊपर के जहाँ मुश्किल जाना होता है पहाड़ों में, उधर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं। छठी खूबी ये है, इन मैनी वेज़ वी कंसिडर इट द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग दैट वाज़ गिवन टू अस ओरिजिनली बाय गॉड। जैसे मैंने यही बात बताई है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ जो अल्लाह मियाँ ने हमें ज़मीन दी होगी तोहफ़े में, ओरिजिनल अल्लाह की बनाई हुई, किसी चीज़ का उसमें हाथ ना हो। कई दफ़ा जंगलों में आपको ऐसी जगह मिलती हैं कि जिसको आप कहते हैं फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया की जो बुनियाद थी, जिससे दुनिया बनी और जो खुदा ने खुद हमें दी, हमें वो जंगल में ऐसी सूरतें नज़र आती हैं। ये इसकी सबसे बड़ी और छठे नंबर की खूबसूरती है। देखिए, अक्सर आपको ऐसी जगह मिलती हैं, ये तो ख़ैर फिर झाड़ी थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि कटी हुई है या बनाई हुई है, लेकिन अक्सर आपको सीन्स ऐसे नज़र आते हैं कि आपको यकीन ही नहीं आता कि आपको समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ से आए हैं। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा आदत है मैन मेड चीज़ों की, तो जब इतनी कुदरती चीज़ों में से कोई अजीबो-गरीब चीज़ नज़र आए, तो हमें वो आउट ऑफ द वर्ल्ड लगती है, लगता नहीं इस दुनिया की है। अब ये देखें, बहुत अजीब, बहुत खूबसूरत, बहुत ओरिजिनल लगता है किसी ने इसको टच ही नहीं किया। ये देखें, लगता है किसी ने हाथ ही नहीं लगाया इसको। सातवीं खूबसूरती ये है कि फॉरेस्ट स्पेशली व्हेन इट इज़ ओल्ड लुक्स लाइक एटर्निटी टू अस। दे टेक अस बैक थ्रू द सेंचुरीज़। एटर्निटी होती है जिसको आप उर्दू में कह दें कि अ, हमेशगी, हमेशा, कि पुराना तरीन ज़माना, कि कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ जो है वो हमेशा रहेगी। तो फॉरेस्ट जो है ख़ास तौर पे अगर वो पुराने फॉरेस्ट हों तो ऐसे लगता है कि एटर्निटी का, यानी हमेशा ज़िंदा रहने वाली जो चीज़ है ना, अगर उसकी कोई पिक्चर होगी तो वो इस फॉरेस्ट में हमें नज़र आ रही है। दे टेक अस बैक इन दे टेक अस बैक थ्रू द सेंचुरीज़, यानी उधर खड़े-खड़े आपको लगता है कि शायद आप कुछ, जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था,
कुछ 100 साल पहले पहुँच गए हैं। 8वीं खूबसूरत ये है, और व्हेन वी कैन से दे ब्रिंग 3 टाइम्स टुगेदर फॉर अस। हाँ, ये इसी को देखने का एक और तरीका है। कई दफ़ा बहुत पुराने जंगलों में ऐसे लगता है कि 3 अ, वक़्त जो हैं वो इकट्ठे मिल गए हैं। हिस्टोरिक, कि जो तारीख़ी वक़्त है, यानी कोई 800, 500, 800 साल पुराना। अगर आप बहुत पुराने जंगल में खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि हिस्टोरिक यानी हिस्ट्री का टाइम। फिर उसके अलावा लगता है प्री हिस्टोरिक, यानी प्री हिस्टोरिक कहते हैं कि उस वक़्त, वो वक़्त इतना पुराना वक़्त कि जब अभी कोई इंसान ने कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी नहीं शुरू की थी। हमारा जो सबसे पुराना 10, 20 साल, 1000 साल पुराना जो रिकॉर्ड है, जब रिकॉर्ड मिलने शुरू हुए, उससे भी जो पुराना वक़्त है उसको कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम। तो ऐसा लगता है कि कई जगहों पे आपको प्री हिस्टोरिक पास्ट भी नज़र आ रहा है, यानी इतना पुराना कि आपको लगता है अभी इसमें डायनासोर चलते हुए नज़र आ जाएंगे, अभी इसमें होमो सेपियन से पुराना इंसान नज़र आ जाएगा। एंड ऑल्सो द प्रेजेंट, और चूंकि हम इसी वक्त खड़े हुए देख रहे हैं तो उसका मतलब प्रेजेंट भी है। ये तीनों चीज़ें कुछ, और ये मैं आपको बार बार एडवाइस करूँ कि आप देवसाई जाएं, आपको वहाँ ऐसी जगह मिलेंगी कि आपको आपको आपका दिमाग जो है वो परसीव करना बड़ा बंद कर देता है, बड़ी अजीब तरीके से चीज़ें समझना शुरू कर देता है। ऐसे लगता है जैसे दिमाग हिल गया है, क्योंकि आपको कॉन्शियस ना भी हो आप इस बारे में, आप इन तीनों वक्तों को एक ही नज़र में, एक ही सीन में महसूस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। ये जंगल की बहुत ही बड़ी खूबसूरती है। और ये क्यों होता है? इसलिए कि इतनी तरह के दरख्त और इतनी तरह के कीड़े, इतनी तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं कि वो सारी मिल के आपको ये इंप्रेशन देती हैं। कई दफ़ा कोई कीड़ा आपको ऐसा नज़र आ जाता है कि आप कहते हो कि ये तो आज का है ही नहीं, इतना पुराना लगता है कि उसमें तो कोई जेनेटिक चेंज हुआ ही नहीं होगा। और ऐसे एक्चुअली कीड़े और जानदार हैं भी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चेंज ही नहीं हुए, जिस तरह कहते हैं ना इवॉल्व ही नहीं हुए, वो चेंज नहीं हुए। हम इंसान इवॉल्व हो गए लेकिन वो जानदार नहीं चेंज हुए। अब ये तो बल्कि फिर थोड़ा सा हल्का है, बल्कि ये बना हुआ है, देखिए कुर्सियाँ, कंस्ट्रक्शन है, लेकिन घने पुराने जंगलों में जाएं, और वैसे भी ये बच्चा जंगल है, पुराने जंगलों में जाएं तो आपको ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे अब ये जो है, ये कुछ तस्वीरें हैं जो दुनिया के पुराने तरीन जंगलात की तस्वीरें हैं। ये देखें, ये दुनिया के कदीम तरीन जंगलात की तस्वीरें हैं, जिसमें तमाम पौधे, मैं दोबारा दिखाती हूँ, जिसमें तमाम पौधे, दरख्त कम अज़ कम, जिसमें तमाम दरख्त जो हैं वो कम अज़ कम 100 साल पुराने हैं। ज़ाहिर है इसमें नए भी आते हैं, ये नहीं होता कि सब के सब वैसे ही हैं, आखिर उनसे बीज झड़ते हैं, नए उगते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दरख्त ऐसे होते हैं जो कि 100 साल पुराने हैं। ये भी बहुत पुराने दरख्त हैं। ये जंगल भी बहुत कदीम है। इस तरह के आपको सीन्स ब्याल कैंप में, बिल्कुल ऊपर ग्लेशियर्स के पास जो जंगल है उधर आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ चेंज ही चीज़ें बहुत कम हुई हैं। कि अगर ये इकोसिस्टम, ये बायोम के सिस्टम चलते चले जा रहे हैं, उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मौसम चेंज नहीं हुआ, पानी और हवा का तनासब चेंज नहीं हुआ, तो ये चीज़ें उसी तरह चलती जाएंगी, उसमें से कुछ एवॉल्व नहीं होगा, इसी तरह चलती जाएंगी, और यही उसकी कदामत होती है। ये भी बहुत कदीम जंगल है। ये मैंने इंटरनेट से टॉप 10 कदीम जंगल निकाले थे, उनकी तस्वीरें थी। इसकी नौवीं खूबसूरती क्या है जंगल की? Whenever there was moisture and good climate conditions, forest developed centuries ago. सीधी सी बात है, फॉरेस्ट वहीं पे बने जहाँ पे कुछ ना कुछ मॉइस्चर था और अच्छा मौसम था, ना ज़्यादा यख था और ना ही ज़्यादा खुश्क था, वहाँ फॉरेस्ट डेवलप होना शुरू हुए, और ज़्यादा सदियों पहले, कई हज़ारों साल पहले भी। एंड दे वर सो रिच विथ thousands of scientific systems keeping millions of life forms alive and dependent on each other that they cannot be called accidents. फॉरेस्ट इंस्टेड आर डिलिबरेट वर्क ऑफ गॉड। बहुत बड़ी खूबसूरती है फॉरेस्ट की। नंबर 9, वो ये कि इब्तदा फॉरेस्ट की वहीं होगी जहाँ मॉइस्चर होगा, यहाँ कोई नमी होगी, और मौसम ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा होगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ तरह तरह की लाइफ फॉर्म्स। अब लाइफ फॉर्म्स क्या होती हैं? पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, छुपकलियाँ, सांप, रेप्टाइल्स होते हैं, लेकिन उससे छोटी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं। फंगाई होती है, मशरूम्स की, मशरूम भी फंगाई की टाइप ही है। बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं। मुझे वायरसेस की वैसे बहुत हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन बैक्टीरिया के बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये छोटी से छोटी, माइक्रोस्कोपिक से लेके बड़ी से बड़ी दरख्त जो हैं
उन जैसी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो वहाँ बनती चली गई। इतनी रिच कि अगर आप घने पुराने जंगल में जाएँ तो हज़ारों तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं और फिर वो हज़ारों तरह के साइंटिफिक सिस्टम्स हैं कि यानी अगर एक फंगाई उगती है, यानी एक अमीबा भी अगर बनता है, पैदा होता है, वो कुछ करता है अपनी लाइफ में, कुछ खाता है, कुछ एक्सक्रीट करता है और फिर मर जाता है, तो वो एक, अगर आप गौर करें तो पूरा का पूरा एक पीएचडी थीसिस है, वो पूरा का पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि घने जंगल में कितनी लाइफ फॉर्म्स हैं और कितने ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम्स हैं। और इन्हीं साइंटिफिक सिस्टम्स की वजह से, जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी के ऊपर चल रहे हैं, बहुत सी मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो ज़िंदा हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो जब इस कदर घनी इंटरडिपेंडेंट लाइफ फॉर्म्स हों, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट है? ये तो जानबूझ के खुदा का सबसे बड़ा खुदा के बहुत बड़े-बड़े कारनामों में से एक बहुत बड़ा कारनामा है। यानी ये खुदा इसका डिज़ाइनर है, ये डिलिबरेटली हुआ हुआ है। तो फिर आप खुदा की प्रेज़ेंस से कैसे इनकार कर सकते हैं? ये एक्सीडेंटली तो नहीं बनी हुई चीज़ें, ये तो बहुत सोच समझ के बनी हुई हैं। 10वें नंबर की खूबसूरती है, वन इंटरेस्टिंग थिंग दे शो अस द फॉरेस्ट, वो कह रहे हैं एक अच्छी चीज़ जो फॉरेस्ट हमें दिखाते हैं, दैट द वर्ल्ड डज़ नॉट एक्सपीरियंस टाइम दैट वी ह्यूमन डू। Tree lives on a very different time scale of very different scales of time than we do. Their lives are have different time spans. ये बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि देखें, कुछ जानवर हैं कि जिनकी ज़िंदगी 1 साल होती है, कुछ की कुछ महीने होती है, कुछ की जैसे इंसानों की 50 से 60 साल एवरेज उम्र होगी। बहुत से कौवों और कछुओं के बारे में कहते हैं कि उनका लाइफ स्पैन जो है वो 200 साल है। वेल्स के बारे में, स्पर्म वेल्स के बारे में कहते हैं कि इस वक्त भी जो स्पर्म वेल्स जिंदा है उनमें से जो सबसे बूढ़ी है वो शायद 250 साल पुरानी है। इसी तरह जो दरख्त हैं वो भी, कई दरख्त यहाँ पे आज भी मौजूद हैं जो कि ज़िंदा हैं, जो कि हज़ार हज़ार साल पुराने। जंगल में जिस तरीके से आप टाइम को एक्सपीरियंस करते हैं, जो टाइम स्केल होता है, वो हमसे बहुत फ़र्क है। अब आप जिस दरख्त को जवान कहेंगे, हो सकता है वो 100 साल पुराना हो, यानी उसकी जवानी 100 साल में आती है। हमारी जवानी तो 20 साल में आ जाती है। हम तो 100 साल तक अगर पहुंच जाएं तो हम तो कहते हैं हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है। इसका मतलब है कि ऐसे इंसानों के लिए, मुझ जैसे इंसानों के लिए जो शहरों में ही पैदा हुए हैं, शहरों में ही पले हैं, तो हमारा जो लाइफ स्पैन है वो हम अपने इंसानों से गिनते हैं कि चूंकि इंसानों ने शहर बनाए होते हैं, इंसान ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए आप हर चीज़ को अपनी लाइफ के स्पैन के लिहाज से देखते हैं। हम कहते हैं हम पता नहीं ज़िंदगी रहेगी, देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो उसका मतलब होता है कि हम अगले 20-30 साल की बात करें। लेकिन जंगल में जब आप जाते हैं तो उसका लाइफ स्पैन फ़र्क हो जाता है। वहाँ ज़िंदगी का ड्यूरेशन बहुत लंबी भी है और बहुत छोटी भी है। ये अब डिपेंड करता है कि आप जंगल में, फॉरेस्ट में क्या करने गए हैं। अगर आप अमेज़ोनियन फॉरेस्ट में कोई छोटे से अमीबा के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उसका लाइफ स्पैन हो सकता है कुछ महीने हो। लेकिन अगर आप किसी अमेरिका या कनाडा के किसी फॉरेस्ट में पुराने दरख्तों के ऊपर तहकीक करने जा रहे हैं, तो आपका जो टाइम स्केल है वो बहुत फ़र्क है, क्योंकि फिर आप हज़ारों साल की बात करें। यानी का ख़ास तौर पे शहरी लोगों को टाइम का स्केल जो है वो जंगल में, फॉरेस्ट में बहुत फ़र्क तरीके से महसूस होता है और ये चीज़ आपको कहीं और नहीं दिखाई जा सकती। कोई म्यूज़ियम में नहीं दिखा सकता। ये आपको सिर्फ़ फ़िल्में दिखा सकती हैं, लेकिन फ़िल्में भी आपको पता है रियल नहीं होती है। रियल में अगर आपने टाइम स्केल का फ़र्क देखना है तो आप फॉरेस्ट में जाके देखेंगे। ये देखें, forests take time by decades and centuries compared to the way human take times by days and years. हमारे लिए टाइम का यूनिट है, दिन है, साल है कि जी मैं 5 साल का हूँ, ये मैं 15 साल का हूँ और मैं इतने दिनों में कर लूँगा। लेकिन दरख्तों के लिए नहीं है। दरख्तों का टाइम स्केल जो है ना वो बहुत बड़ा है। 11वीं खूबसूरती ये है, दिस बिकम्स डीप टाइम। अब ये ज़रा थोड़ी सी फ़िलोसॉफ़िकल बात है, लेकिन अगर आप अभी, ये भी निस्बतन यंग है, अगर आप बहुत पुराने जंगल में चले जाएँ, चलें इसमें ढूँढते हैं कोई, अगर जैसे ये जंगल है पुरानी, तो इस वक़्त आप जिस वक़्त को महसूस करें, यानी आज की तारीख़ में, मिसाल के तौर पे आज जुलाई में, अगर आप जुलाई
2020 में अगर आप बैठे हुए हैं और यहाँ आपको दरख्त जो नज़र आ रहे हैं वो 1820 के नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस टाइम को भी फील करें, यानी इस दरख्त की पैदाइश का टाइम भी आप फील करें, क्योंकि अभी भी ये ज़िंदा है। तो इस टाइम का जो एक्सपीरियंस है कि आप 2020 से लेके 1820 तक एक ही फ्रेम में एक ही जगह बैठ के आप 2 घंटे बैठे रहे यहाँ पे, आप वो टाइम महसूस जो करते हैं ना, वो समझें उसको कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में डीप टाइम, कि बहुत ही गहरा वक्त आप महसूस कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल मेरे कहने पे या किसी कहने पे बिल्कुल फील नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद किसी ऐसी जगह पे ना जाएं और वहाँ 2-4 घंटे ना स्पेंड करें। हाँ, इसका थोड़ा-सा फ़िक्शन में और फ़िल्मों में थोड़ा-सा अंदाज़ा कराया जाता है, जैसे हैरी पॉटर सीरीज़ की या लॉर्ड ऑफ़ द रिंग्स सीरीज़ की जो फ़िल्में हैं, उनमें वक़्त का की गहराई जो है वो काफ़ी हद तक दिखाई जाती है, लेकिन वो अभी भी ये ज़हन में रखें कि वो दूसरों की सुनाई हुई स्टोरीज़ हैं, वो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। तो ये जो डीप टाइम का एक्सपीरियंस है, टाइम की डेप्थ का एक्सपीरियंस है, दिस बिकम्स डीप टाइम, ये इस फॉरेस्ट की बहुत ही बड़ी खूबी है और इसी की वजह से आप कहेंगे कि कोई फॉरेस्ट ज़्यादा खूबसूरत है, कोई कम खूबसूरत है। इसको आप कम खूबसूरत कहेंगे, हालांकि पुराना है, लेकिन आप इसको कम खूबसूरत 2 वजह से कहेंगे, क्योंकि एक तो उसकी डीप टाइम वाला एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि ये वक्त है, ये कोई हो सकता है कोई 50 साल पुराने भी दरख्त हो, लेकिन इतनी डेप्थ नहीं है टाइम की। और दूसरी बात यह कि मैन मेड सड़क है इसमें, इसका मतलब है अनटच्ड भी नहीं है। लेकिन इसको 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 आप ज़्यादा खूबसूरत कहेंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा डीप है और वो बिल्कुल भी इंसानों के हाथ नहीं लगा हुआ है, इंसानों ने इसको बिल्कुल टच नहीं किया हुआ। यानी अब ये खूबसूरतियाँ जो हैं वो मीटर्स बन जाते हैं किसी भी जंगल की खूबसूरती को एक्सपीरियंस करने के लिए। ईच फॉरेस्ट हैज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट फ्लेवर। ये तो बिल्कुल सच है। आप अफ्रीका में चले जाएं, आप इंडिया के किसी फॉरेस्ट में चले जाएं, आप श्रीलंका में चले जाएं, हर फॉरेस्ट की नेचर फ़र्क है, उसका कैरेक्टर फ़र्क है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका मूड फ़र्क है। अगली खूबी जो है फॉरेस्ट की, जो खूबसूरती है, वो ये है कि इन फॉरेस्ट वी सी थिंग्स ऑन अ डिफरेंट स्केल प्रोपोर्शन देन आवर्स। एक तो हमने टाइम स्केल का कहा था ना, कि हम दिनों में गिनते हैं, वो सदियों में गिनते हैं। इसी तरह अपनी साइज़ का जो स्केल है वो भी बड़े आप फ़र्क तरीके से करते हैं, कि अब इस जंगल में आपका आपका कद इतना होगा। अगर आप और पुराने जंगल में चले जाएँ तो वो दरख्त इतने ऊँचे-ऊँचे होते हैं कि आपका कद इतना होता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे आप एक बेसिक से शहर में हो जिसमें 1 मंज़िला या 2 मंज़िला इमारतें, तो अगर आपका कद इतना है तो 1 मंजिल इतनी और 2 मंजिल इतनी, यानी इतनी-इतनी ऊँची इमारतें होंगी। लेकिन अगर आप एकदम से अमेरिका या यूरोप या चाइना के किसी डाउनटाउन में चले जाएँ तो 100-100 स्टोरीज़ ऊँची बिल्डिंग्स होती हैं। वो बिल्डिंग्स इतनी ऊँची होती हैं कि उसके नीचे आप इतने छोटे से रह जाते हैं। तो इसी तरह जो स्केल होता है कि अपने साइज़ की निस्बत से दूसरी चीज़ों का साइज़ का हिसाब लगाना या एक्सपीरियंस करना, उसको कहेंगे कि साइज़ के स्केल पे आपने चीज़ गेज की है। तो वो भी जंगल में फ़र्क होता है, क्योंकि जंगल बहुत ऊँचे-ऊँचे, बहुत मोटे-मोटे, बहुत लंबे-लंबे होते हैं। ये भी आप देखें एक एग्ज़ाम्पल, हालाँकि ये बाँस का है, ये पुराना नहीं है, ये तो फसल लगी हुई है, लेकिन फिर भी स्केल से अब आमतौर पे आपको घास जिसको कहते हैं हम, घास होते हैं छोटी-छोटी, लेकिन यहाँ भी आपको घास नज़र आएगी, और घास की और भी टाइप्स होती हैं जो आपसे ऊँची-ऊँची होती हैं। यानी ऐसी जगहों पे जाके आपको अपनी बॉडी के के साइज़ का ना सही अंदाज़ा, बड़े फ़र्क तरीके से अंदाज़ा होता है। 13वीं खूबसूरती इसकी है, वी कैन सी सीज़नल चेंजेस इन ऑल एलिमेंट्स ऑफ फॉरेस्ट इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। देखिए, अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके सीज़न का चेंज का ज़्यादा पता नहीं चलता, क्योंकि सारे आपके इर्द-गिर्द मैन मेड चीज़ें, बारिश से, धूप से, इन चीज़ों से सीज़न के चेंज का पता चलता है। आपके इर्द-गिर्द जो भी छोटे-मोटे दरख्त लगे हुए हैं, उनसे आपको पता चला है। लेकिन जब आप जंगल में जाते हैं तो जंगल में तो चूँकि सारी चीज़ें कुदरती हैं, इसलिए अगर कोई सीज़न चेंज होता है तो वो तमाम की तमाम चीज़ें मिलके अपने-अपने तरीके से जब वो चेंज होती हैं हर सीज़न के साथ, तो फिर सीज़न का चेंज आपको इंतहाई डेप्थ में और एक लिहाज से प्योरेस्ट फॉर्म में, खालिस तरीन फॉर्म में
जो ख़िज़ा से सर्दी आएगी या गर्मी से ख़िज़ा आएगी, वो चेंज आपको ख़ालिस तरीन और एविडेंट तरीन फ़ॉर्म में नज़र आएगा। ये इसकी 13वीं खूबसूरती है। अभी देखें, हमें तो नहीं पता कि जब चेंज होते हैं, तो हम तो समझते हैं कि सारे दरख्त एक जैसे ही चेंज होते हैं ख़िज़ा में, लेकिन हो सकता है कि कुछ दरख्तों के ऊपर ख़िज़ा आती ही ना हो, या कुछ दरख्तों के ऊपर ख़िज़ा 1 महीने बाद आती हो, और इनके बायोलॉजिकल बोटैनिकल रीज़न्स होंगे कि ऐसे क्यों हैं। और हम तो इन चीज़ों को जानते इसलिए नहीं, क्योंकि हमने तो शहरों में वो दरख्त लगाए हुए हैं जो हमारी पसंद के, हमारी समझ के मुताबिक हैं। लेकिन जब आप जंगल में जाते हैं तो वो चीज़ें होती हैं जो कि इस चीज़ से नहीं बनी हुई कि आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, आपकी समझ से बालातर और उसके बाहर हैं। इसलिए जब भी आप ख़िज़ा को चेंज होना या मौसम के चेंज होने का आप जंगल में एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा नई बातें पता चलेंगी। अब ये देखें, कई दफ़ा जैसे जुगनुओं के गौल होते हैं, जानवर जानवर जब मौसम चेंज हो रहे होते हैं तो जानवर बड़ी और तरीके से बिहेव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जंगल में ही नज़र आएँगी, जहाँ ये जानवर, परिंदे और जितने भी ज़िंदा चीज़ें हैं, वो अपनी सहूलत के मुताबिक, क्योंकि वो उनका राज है वहाँ पे, कोई कंट्रोल करने वाला ह्यूमन नहीं है। इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से मौसम को चेंज होने को या सेलिब्रेट करते हैं, या अपनी जो भी चेंजेज़ अपने हिसाब से करनी होती हैं, वो करते हैं। अब ये देखें, ये आपको शहर में नहीं नज़र आएगा। 14वीं खूबसूरती ये है, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रेजेंट टू अस द रियल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर with all its form, ice, liquid and steam, what it can do and how it sustains life। के पानी की तमाम तर जो शक्लें, बर्फ़ की शक्ल में भी, बहते हुए पानी की शक्ल में भी, और किसी भी किस्म की स्टीम या बादल या बुखारात की शक्ल में भी, तीनों तरह का जो पानी है वो आपको जंगल में मिलेगा। और आपको ना सिर्फ जंगल में मिलेगा, बल्कि ये भी पता चलेगा कि कौन-कौन सी लाइफ फॉर्म्स और कौन-कौन से इकोलॉजिकल सिस्टम्स और कौन-कौन सी चेंजेस और कौन-कौन सी लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो स्टीम की वजह से होती हैं, कौन सी लिक्विड की वजह से होती हैं, कौन सी आइस की वजह से होती हैं। ये इसकी 14वीं खूबसूरती है, और ये चीज़ आपको नज़र कहीं नहीं पता चलेगी आपको सिवाय फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट ऑल्सो शो व्हाट एक्चुअली एवोल्यूशन मीन्स। अब एवोल्यूशन क्या होती है? एवोल्यूशन होती है कोई भी लाइफ फॉर्म, कोई पौधा, कोई परिंदा, कोई कीड़ा, इंसान, कोई जानवर 50,000 पहले कैसे था और 50,000 साल बाद कैसे था। 50,000 साल पहले वो, अब मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, फैक्चुअल फिगर्स नहीं मैं दे रही। 50,000 साल पहले वो 4 पाँव पे चलता था, आज वो 2 पाँव पे चलता है, दौड़ता है, मैराथन्स करता है। इस चीज़ को एवोल्यूशन कहते हैं कि जो नस्लें जो होती हैं वो आहिस्ता 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 जो चेंज होती है, नस्ल दर नस्ल जो चेंज होती है, दिमागी ताकत बढ़ती है, जिस्मानी ताकत कम होती है, स्ट्रैटेजी बढ़ती है, चीज़ों को देखने के समझने के तरीके फ़र्क होते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ फ़र्क होती हैं, इसको कहते हैं एवोल्यूशन। फॉरेस्ट में ही, चूँकि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लाइफ फॉर्म्स होती हैं, फॉरेस्ट में ही असल में आपको एवोल्यूशन का सचमुच का मतलब समझ आता है। 15वीं इसकी खूबसूरती है, वी सी ओरिजिनल इकोसिस्टम्स व्हिच आर एक्चुअली द बेस्ट, the supremest of design which utilize all sources to their best and produce wonders। These are designs of God। जिसमें मैंने पहले बताया, जंगल जो है वो खुदा का के डिज़ाइंस का सबूत है, यानी खुदा ने चीज़ें कैसे बनाई उसका सबूत आपको जंगल में मिलता है। जंगल में आपको जो इकोसिस्टम्स भी होते हैं वो भी ओरिजिनल मिलते हैं। अब ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल का क्या, हम देखें, हमने जो अपने इकोसिस्टम जिनका इंसानों से ताल्लुक़ है, हमने उनको बिल्कुल टेढ़ा-मेढ़ा कर दिया हुआ है। जितनी मछलियाँ पकड़नी चाहिए उससे हम हज़ारों गुना ज़्यादा पकड़ते हैं। जितनी हवा को साफ़ होना चाहिए, हमने हवा में केमिकल्स छोड़ दिए, यानी हमने अपने इकोसिस्टम का अपनी इंटरफेरेंस से बेड़ा गर्क कर दिया, चेंज हो गया, हमारी ओज़ोन लेयर फट गई हुई है, यानी हमने मौसम चेंज कर दिए हुए हैं, क्योंकि हमने अपने इकोसिस्टम में बहुत इंटरफेरेंस किया है। लेकिन जब आप जंगल में जाते हैं तो आपको सारे छोटे-छोटे इकोसिस्टम जो नज़र आते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में नज़र आते हैं। कि अगर कभी आपने देखना हो कि अच्छा हमारी असल क्या थी, हमने तो इतना बड़ा कर दिया, हमारे बच्चों के जो बच्चे हैं उनको क्या पता कि असल में लिविंग क्या होती है। तो जब आपने ये देखना हो कि असल इकोसिस्टम्स कैसे होते हैं, तो आप जंगल जाएँ, क्योंकि जंगल में ओरिजिनल इकोसिस्टम्स हैं आज भी, और असल में ये इकोसिस्टम्स इस चीज़ का भी सबूत देते हैं कि जो हल हैं
कितने अच्छे खुदा ने पेश किए हैं कि जिस जगह पे पानी कम है वहाँ स्टीम या वेपर, जहाँ पानी जम गया है वहाँ किस तरीके से अगर पानी को ज़रूरत होगी तो पानी को दूसरे जानदार कैसे इस्तेमाल करेंगे, कि हर तरह के मसाइल में से ज़िंदगी का चलना, ज़िंदगी का तसलसल जिस तरीके से कायम रखा है वो अल्लाह मियाँ ने रखा है। कम से कम सोर्सेज़ में मैक्सिमम लाइफ़ फ़ॉर्म्स को ज़िंदा और हेल्दी और उसकी नस्ल चलते रहना, ये अगर देखना हो किसी ने तो आप जंगल में जाएँ और उसको ये समझ के देखें कि ये खुदा की बनाई हुई, खुदा के बनाए हुए सबसे बड़े-बड़े, सबसे सक्सेसफुल सॉल्यूशंस हैं। ये इस जंगल की 15वीं खूबसूरती है। ये सारी कुदरती चीज़ें जो कि छेड़ी नहीं होंगी। अभी भी सिस्टम आप देखें, इकोलॉजिकल सिस्टम इसमें खालिस और असली नज़र आएँगे। 16वीं खूबसूरती ये है, अ फॉरेस्ट इज़ एंटर्ड नॉट व्यूड। अब ये चीज़ सीनरी से फ़र्क है। सीनरी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीनरी तस्वीर है बस आँखों के लिए, उसके अंदर नहीं जा सकते। लेकिन फ़ॉरेस्ट को आप एक्सपीरियंस ही तब करते हैं जब आप फ़ॉरेस्ट के अंदर जाते हैं। फ़ॉरेस्ट ऐसा नहीं है कि बाहर से चाहें तो बाहर से फ़ोटोग्राफ भी देख लें, बाहर से दूरबीन से देख लें, लेकिन फ़ॉरेस्ट में ये खूबी होती है वो आपको इनवाइट करता है और आप उसके अंदर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक कमरे में एंटर होते हैं। एक कमरे में एंटर हुए बगैर बाहर खड़े हुए होंगे अगर आप, मिसाल के तौर पे एक सिनेमा है, उसके दरवाज़े के बाहर खड़े होके अंदर जो आप देखेंगे तो आपका क्या ख़्याल है, आपको सिनेमा में जो हो रहा है, जिस फ़िल्म चल रही है, जिस आवाज़ें आ रही हैं, क्या वो आपको नज़र आ रहा है? आपको तो अंदाज़ा भी नहीं हो रहा। वो तभी आपको अंदाज़ा होता है जब वो जगह क्रॉस करते हैं, दरवाज़ा क्रॉस करते हैं और अंदर जाते हैं। तो फ़ॉरेस्ट भी ऐसे ही कि फ़ॉरेस्ट में जब आप एंटर होंगे तभी आपको पता चलेगा कि फ़ॉरेस्ट क्या है। फ़ॉरेस्ट की स्मेल्स, उसके टेक्सचर, उसकी आवाज़ें, जिस तरह उसके ऊपर वक़्त बीतता है, जो वो रोशनी के साथ करता है, जो रोशनी उसके साथ करती है, जो मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर कब उड़ता है, कब आपकी साँस भारी होती है, कब आपकी साँस हल्की होती है, कब आपको ठंडी हवा लगती है, कब चीज़ों की खुशबुएँ तेज़ होती हैं, कब कम होती हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके थ्रू आपकी सारी बॉडी फ़ॉरेस्ट को सेंस करती है और फ़ॉरेस्ट आपको अलाउ करता है कि मेरे अंदर आओ, मेरे रास्ते तलाश करो, मेरे अंदर घूमो फिरो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ क्या दुनियाएँ आबाद। थैंक यू।